हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सीए सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज सीए फाइनल का जो भी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसका रहेगा आज जो पार्ट। इसमें हम जॉब वर्क एंड असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी अरेस्ट सर्च वो जो चैप्टर उसको भी कंप्लीट करेंगे। मीन्स तीन तीन चैप्टर ये पार्ट में हम कवर करेंगे ये सीरीज में। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। और एक बात है, ये नोट्स अगर चाहिए इंस्टीट्यूट के साइट में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो भी हमारा टेलीग्राम चैनल में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारा सीए सत्यरंजन स्वाई क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा यहाँ पे वीडियो अपलोड होता रहता है। तो इसलिए आपके बेनिफिट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं ये जो जॉब वर्क चैप्टर। इसमें और एक गुड न्यूज है कि इसमें कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है। तो डायरेक्ट हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर के तरफ, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चैप्टर है। ये थियोरिटिकल इंपोर्टेंट है, थियोरिटिकल इंपोर्टेंट है एंड ये प्रैक्टिकल इतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट थियोरिटिकल इंपोर्टेंट है। तो चलो हम जॉब वर्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। तो आ जाइए, ये आ गया टेस्ट योर नॉलेज। तो टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर विदाउट डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में जो प्रिंसिपल रहता है वो डायरेक्टली सप्लाई कर देता है गुड्स, किससे, वो जो जॉब वर्कर का प्लेस से, एंड विदाउट डिक्लेयरिंग, उसको डिक्लेयर नहीं करके आज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मेनली क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल वो जॉब वर्कर के प्लेस से भी वो सप्लाई कर सकता है, बट उसके लिए उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो जो जॉब वर्कर का प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है तो वहां पे सप्लाई कर सकता है दो सिचुएशन में। पहला तो वो अगर जॉब वर्कर वो अगर रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर है जीएसटी में। दूसरा है यहाँ पे जो प्रिंसिपल वो एंगेज है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड जो कि नोटिफाई करता है कमिश्नर कमिश्नर ऑफ जीएसटी। तो कमिश्नर ऑफ जीएसटी जो भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज करता है उसमें अगर प्रिंसिपल एंगेज है तो वहां पे मेनली गुड्स में अगर एंगेज है तो वो गुड्स भी सप्लाई कर सकता है विदाउट डिक्लेयरिंग जॉब वर्कर प्लेस आज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड दूसरा ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर वो जो जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर है तो ये दोनों सिचुएशन में वो सप्लाई कर सकता है विदाउट डिक्लेयरिंग जॉब वर्कर का प्लेस को आज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सिंपल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या दिया है यहाँ पे, what happens when the input or capital goods are not received back or supplied from the place of business of job worker within the prescribed time period? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो भी प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड होता है 3 ईयर या 1 ईयर, उसके अंदर अगर वो सप्लाई नहीं करता है जॉब वर्कर के प्लेस से, तो वहां पे क्या होगा, गुड्स या कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स, तो वहां पे क्या होगा। तो मेनली जॉब वर्कर को प्रिंसिपल सप्लाई कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बट आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, क्लेम कर सकता है डिलीवरी चलन के थ्रू, बट उसके लिए टाइम लिमिट है कि वो 1 ईयर या 3 ईयर के अंदर उसको रिसीव बैक करना पड़ेगा, रिटर्न बैक करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो वहां पे उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, उसको हम सप्लाई मानेंगे एंड किसके हाथ में सप्लाई मानेंगे, जो भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई मानेंगे। एंड प्रिंसिपल को जो भी आईटीसी मिला था तो वो आईटीसी को यहाँ पे नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, आईटीसी नहीं मिल रहा है उसको, प्रिंसिपल, समझ आ गया, सिंपल है। पहले उसको सप्लाई मानेंगे एंड आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो नहीं, जो भी टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है। ठीक है, उसके अंदर अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्क। तो यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू जॉब वर्क। तो यहाँ पे कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाता है, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है आपका प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल को यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंसिपल को मेंटेन करना पड़ेगा, जॉब वर्कर के ऊपर कोई भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे ये सब सब क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से आपका केस स्टडी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि जेनी इंजीनियर had a mold delivered directly to the job worker from the supplier for making certain precision parts for use in the factory of जेनी इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जेनी इंजीनियर वो क्या कर रहा है, वो मोल्ड डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर। ठीक है, मोल्ड डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर फॉर मेकिंग सर्टेन प्रिसीजन पार्ट्स। ठीक है, प्रिसीजन पार्ट्स फॉर यूज इन द फैक्ट्री ऑफ द जेनी इंजीनियर्स। तो जेनी इंजीनियर्स का जो भी काम चल रहा है उसमें वो यूज करने के लिए कुछ मोल्ड सेंड कर रहा है। ठीक है, as per the agreement the mold were remain with the job worker as long as वर्क वाज बीइंग सेंड टू हिम। तो यहाँ पे वो जो मोल्ड है, एग्रीमेंट उनका है कि वो मोल्ड रहेगा किसके पास, जॉब वर्कर के पास। जब तक काम चल रहा है तब तक वो रहेगा
किसके पास, जॉब वर्कर के पास मोल्ड रहेगा, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर ए डिपार्टमेंटल ऑडिट टीम दैट विजिटेड द जॉब वर्कर नोटिस द मोल्ड एंड ट्रेस इट टू जेनी इंजीनियर्स। तो यहाँ पे 4 साल के बाद जब डिपार्टमेंटल का ऑडिट होता है, कहाँ पे होता है, जॉब वर्कर के पास जब ऑडिट होता है तो वहां पे पता चलता है कि वहां पे जो मोल्ड है वो मोल्ड एक्चुअली किसका है, वो जो जेनी एंटर इंजीनियर का है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका जेनी इंजीनियर जी है, एंड वो कुछ मोल्ड दे रहा है किसको, यहाँ पे जॉब वर्कर को दे रहा है, जॉब वर्कर को वो कुछ मोल्ड दे रहा है। एंड ये जो मोल्ड है, ये जो मोल्ड है मोल्ड दे रहा है, बट 4 साल हो चुका है, वो एग्रीमेंट है कि उनके पास रहेगा, जॉब वर्कर के पास रहेगा वो जो मोल्ड, बट वो 4 साल हो चुका है, अभी तक वो रिटर्न नहीं किया है। ये पता चलता है जब डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी वाज डिमांडेड फ्रॉम जेनी इंजीनियर्स फॉर टेकिंग आईटीसी विदाउट रिसीविंग द मोल्ड। तो यहाँ पे जीएसटी किससे यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल से, जेनी इंजीनियर से यहाँ पे डिपार्टमेंट जीएसटी डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न बैक नहीं किया है एंड आईटीसी भी वो क्लेम कर चुका है। फर्दर मोर फॉर नॉट ब्रिंगिंग द मोल्ड बैक आफ्टर 3 ईयर्स फॉर डिलीवरी टू द जॉब वर्कर। मेनली कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर के अंदर गुड्स को रिटर्न बैक करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड्स में अगर आप 3 ईयर के अंदर नहीं करते हैं रिटर्न बैक, तो वहां पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 साल हो चुका है बट वो रिटर्न नहीं किया है, तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उससे डिमांड कर रहा है यहाँ पे जीएसटी। हाउ शुड दे रेस्पॉन्ड टू दिस, तो वो कैसे रेस्पॉन्ड देंगे, ठीक है। यहाँ पे जेनी इंजीनियर्स कैसे रेस्पॉन्ड देगा, तो रेस्पॉन्ड कैसे देगा जेनी इंजीनियर्स, तो यहाँ पे पहले वो बताएगा कि कैपिटल गुड्स के ऊपर वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आईटीसी क्लेम कर सकता है, किसको, जॉब वर्कर को सेंड करके। बट वहां पे कंडीशन है कि कैपिटल गुड्स 3 ईयर एंड इनको आपका 2 ईयर के 1 ईयर के अंदर रिटर्न बैक करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है तो वहां पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। एंड माने के जैसे सप्लाई कर रहा है कौन, ये जो प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, तो उसको अगर रिटर्न बैक नहीं करता है। बट ये जो 3 साल या 1 साल का फंडा नहीं लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, आपका मोल्ड, जिग्स, ब्रिक्स, फिक्सचर, टूल्स, ये सब जो रहता है वहां पे नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो मेनली वेस्ट जैसा है, उसका लाइफ बहुत कम है एंड यूज नहीं होता है मेनली, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगता है मोल्ड, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स। एंड इस टाइम ये नहीं लगता है, ये जो टाइम पीरियड 3 ईयर या 1 ईयर। तो यहाँ पे मेनली मोल्ड वो मेनली सप्लाई कर रहा है, मोल्ड के केस में यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 3 ईयर नहीं लगेगा। ये अगर रिटर्न भी नहीं करता है तो भी वहां पे आईटीसी मिल जाएगा एंड उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी मांग रहा है वो गलत मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैन्युफैक्चरर्स प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। तो यहाँ पे सुदामा एंड इंडस्ट्रीज वो लिमिटेड वो रजिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर में, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मेनली प्लास्टिक पाइप्स, किसके लिए, अदर सप्लायर के लिए, फॉर जॉब वर्क बेसिस। मीन्स यहाँ पे सुदामा इंडस्ट्रीज वो एक जॉब वर्कर है, ठीक है, वो एक जॉब वर्कर है। तो यहाँ पे अगर पहले देख लेते हैं कहाँ पे क्या करता है। उसके बाद ऑन 10th जनवरी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वो सेंड प्लास्टिक वर्थ 4 लाख एंड मोल्ड वर्थ 50,000 फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्रीज टू मेक प्लास्टिक पाइप्स। तो यहाँ पे 10th जनवरी में आपका प्लास्टो मैन्युफैक्चरर वो रजिस्टर है हिमाचल प्रदेश में, एंड वो क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है प्लास्टिक 4 लाख का वर्थ एंड मोल्ड 50,000 फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर रहा है, किसके लिए, और उसका जो भी प्लास्टिक पाइप बनाने के लिए जॉब वर्क बेसिस में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे है सुदामा इंडस्ट्रीज SI है, एंड यहाँ पे है आपका प्लास्टो मैन्युफैक्चरर, एंड सुदामा इंडस्ट्रीज वो है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड वो है जॉब वर्कर है, एंड ये है जॉब वर्कर है, एंड ये एक सप्लायर है, मीन्स रेसिपिएंट, यहाँ पे रेसिपिएंट है, एंड ये हिमाचल प्रदेश में है, रजिस्टर है। तो ये मेनली क्या कर रहा है, ये मेनली सप्लाई कर रहा है कितना, प्लास्टिक 4 लाख का है, एंड मोल्ड 50,000 का वो सप्लाई कर रहा है, किसके लिए, वो जॉब वर्क काम करने के लिए, कौन, सुदामा एंटरप्राइजेस को। उसके बाद सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑल्सो यूज इट्स ओन मटेरियल ए स्पेशल टाइप ऑफ लैमिनेशन मटेरियल फॉर
कोटिंग द पाइप्स वर्थ 1 लाख इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स। तो यहाँ पे उसके साथ वो जो दिया था 4 लाख एंड मोल्ड दिया था 50,000, उसके साथ 1 लाख वो मेनली एक लैमिनेशन करने के लिए, कोटिंग करने के लिए वो 1 लाख का खर्चा कर रहा है। कौन? ये जो सुदामा इंडस्ट्रीज, ये 1 लाख का खर्चा कर रहा है उसके साथ, ठीक है, 1 लाख का खर्चा कर रहा है उसके साथ, सिंपल। उसके बाद it raised an invoice of 2 lakh as job charges for making pipes and return the manufactured pipes through delivery challenge to plasto manufacturers on 20th October in the same financial year। तो उसके बाद वो मेनली क्लेम कर रहा है 2 लाख, 2 लाख का जॉब चार्जेस। तो वो उससे क्लेम कर रहा है 2 लाख का जॉब चार्जेस, 2 लाख आज जॉब चार्जेस क्लेम कर रहा है एंड वो उसको रिटर्न कर देता है। कब? वो 20 अक्टूबर को रिटर्न कर देता है। कब वो दिया था? 10 जनवरी, मीन एक साल के अंदर उसको वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, एंड डिलीवरी चालान के थ्रू उसको रिटर्न कर देता है, एक साल के अंदर मेनली वो रिटर्न कर देता है। उसके बाद सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स आज वाज मेड फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स वे आर मेड बाय सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्रॉम इट्स ओन रॉ मटेरियल। उसके बाद एंड सोल्ड टू सॉलिड पाइप्स रजिस्टर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 7.5 लाख ऑन 20 अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या बताता है कि सेम सेम जो भी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी बनाता है, तो उस प्रोडक्ट से वो खुद बना रहा है। किसके लिए? यहाँ पे सॉलिड पाइप के लिए, ठीक है, सॉलिड पाइप के लिए वो बना रहा है एंड ये सॉलिड पाइप जम्मू एंड कश्मीर में वो है आपका रजिस्टर है एंड वो चार्ज कर रहा है 7.5 लाख चार्ज कर रहा है, ठीक है, 7.5 लाख चार्ज कर रहा है एंड वो ओन मटेरियल से यहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद क्या दिया है? एग्जामिन द सिनेरियो एंड ऑफर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग इश्यूज विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द जॉब वर्क अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि ये जो सिनेरियो क्या है एंड ऑफर करना है योर व्यू क्या रहेगा फॉर द फॉलोइंग इश्यू जो भी दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द जॉब वर्क करके रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा क्या होगा यहाँ पे जो सिचुएशन है। 4 सिचुएशन दिया है, चलो एक एक पढ़ते हैं एंड उसका आंसर भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स बाय सुदामा इंडस्ट्रीज फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर एंड फॉर सॉलिड पाइप्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है क्या बिटवीन जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स, किसके लिए? फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरर एंड सॉलिड पाइप्स के। तो यहाँ पे दो मेनली प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है एंड दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सॉलिड पाइप्स के लिए। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेनली ये जो प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मेनली जॉब वर्कर का काम कर रहा है, क्योंकि वो जॉब वर्क बेसिस में वो कुछ प्लास्टिक एंड मोल्ड देता है, उसके साथ वो कुछ मटेरियल ऐड करके उसके लिए जॉब वर्किंग का काम करता है, ठीक है, जॉब वर्किंग का काम करता है। एंड जब जॉब वर्कर का काम करता है तो वहां पे हम अगर देखेंगे सेक्शन नंबर 7 में देखे थे, शेड्यूल 2 में देखे थे, अगर जॉब वर्कर बेसिस में काम करते हैं तो वहां पे क्या उसको मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे मेनली सर्विसेज का मानेंगे ये जो काम कर रहा है फॉर प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड दूसरा है सॉलिड पाइप। तो सॉलिड पाइप के लिए जो भी काम कर रहा है ये मेनली गुड्स सप्लाई कर रहा है, जैसे क्योंकि वो उसका ओन गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग करके वो पाइप्स, प्लास्टिक पाइप सप्लाई कर रहा है, जैसे नॉर्मल सेल्स कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जॉब वर्कर का काम नहीं है, वो मेनली नॉर्मल रियल सप्लायर जैसे वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे रियल सप्लायर है एंड इसको हम गुड्स मानेंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक पाइप्स मेनली सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई गुड्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको सप्लाई गुड्स मानेंगे। तो वो जो प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के साथ जो भी काम कर रहा है उसको सप्लाई सर्विसेज मानते हैं। बट अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो सॉलिड पाइप्स को जो भी सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई गुड्स मानेंगे, क्योंकि वो ओन प्रोडक्शन से वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज कैन यूज इट्स ओन मटेरियल इवन व्हेन इट इज मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक पाइप्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। ऑब्वियसली जब वो जॉब वर्क बेसिस में प्लास्टो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा है तो वहां पे वो उसका खुद का ओन मटेरियल भी यूज कर सकता है। जैसे ये प्रेजेंट केस में 1 लाख का वो लैमिनेशन मटेरियल कुछ वो यूज कर रहा है, तो वो खुद का ओन मटेरियल भी यूज कर सकता है, क्योंकि जॉब वर्कर में वही सब काम होता है, वो खुद कुछ मटेरियल वहां पे इन्वॉल्व कराता है, क्योंकि जो भी सब वो सप्लाई करता है जो रेसिपिएंट, वहां पे वो सफिशिएंट मैक्सिमम टाइम में नहीं होता है, तो उसके लिए वो कुछ मटेरियल भी उसके साथ ऐड करता है, तो वो ऐड कर सकता है, मटेरियल उसके साथ इन्वॉल्व करा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पे यस, यहाँ पे आंसर रहेगा यस, सिंपल। उसके बाद है whether sending the plastic and molds to Sudama Industries Limited by Plasto manufacturer is a supply and a taxable invoice needs to be issued for the same। तो यहाँ पे बोल रहा है जो प्लास्टिक एंड मोल्ड सप्लाई कर रहा है तो सुदामा इंडस्ट्रीज बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर, एंड उसको हम सप्लाई मानेंगे क्या, एंड अगर सप्लाई मानेंगे तो वहां पे इन्वॉइस इशू होगा क्या। तो यहाँ पे बता रहा है उसको इन्वॉइस इशू होगा क्या। अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो ये जो इशू क्या है, प्लास्टिक 4 लाख वर्थ एंड मोल्ड 50,000 का वर्थ। तो यहाँ पे वो जो
दिया है, तो यहाँ पे उसको सप्लाई मानेंगे क्या, एंड वहां पे टैक्सेबल इनवॉइस इशू करेंगे क्या। तो मेनली जॉब वर्कर को आप डिलीवरी चालान के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो आप सप्लाई कर सकते हैं, मोल्ड या जिग सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सप्लाई कर सकते हैं। बट अगर जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, जो 3 ईयर होता है या 1 ईयर होता है, अगर उसके अंदर अगर आप रिटर्न बैक नहीं करते हैं, अगर आप रिटर्न बैक नहीं करते हैं, एंड ये टाइम पीरियड कहाँ से हम मानेंगे, 3 ईयर या 1 ईयर कहाँ पे मानेंगे, तो 3 ईयर या 1 ईयर मानेंगे जब गुड्स रिसीव करता है, अगर डायरेक्टली वो रिसीव कर देता है। मेनली तो सेंड जब करता है ये जो रेसिपिएंट, तो वहां पे हम मानेंगे प्रिंसिपल जब सेंड करता है, तो उस डेट से मेनली काउंट करेंगे 3 ईयर या 1 ईयर। अगर वो सप्लाई डायरेक्टली सेंड कर देता है टू दी जॉब वर्कर का प्लेस को, तो वहां पे जब जॉब वर्कर रिसीव करता है तो वो पीरियड वहां से काउंट करेंगे, ठीक है। मेनली सेंड डेट से हम काउंट करते हैं, बट अगर डायरेक्टली सप्लाई कर देता है सप्लाई टू दी जॉब वर्कर, तो वहां पे जब जॉब वर्कर रिसीव करता है तो वहां पे 3 ईयर या 1 ईयर देखेंगे। बट यहाँ पे तो वो 1 ईयर के अंदर सब कुछ रिसीव कर देता है, मीन्स रिटर्न कर देता है, तो यहाँ पे हम मेनली सप्लाई नहीं मानेंगे, एंड यहाँ पे टैक्सेबल इनवॉइस नहीं इशू होगा, मेनली डिलीवरी चालान इशू होगा। एंड यहाँ पे जो मोल्ड के लिए भी यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, मोल्ड के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, तो इसलिए मोल्ड आप जितना टाइम रख सकते हैं रखने दो, तो वहां पे टाइम पीरियड कुछ भी नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे वो मेनली डिलीवरी चालान इशू करेगा, एंड इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि 1 ईयर के अंदर मेनली वो रिटर्न बैक कर रहा है, एंड यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे इनवॉइस नहीं इशू करेगा एंड डिलीवरी चालान में हो जाएगा। ये होता है पार्ट 3। उसके बाद पार्ट 4 को चलते हैं। Whether Sudama Industries should include the value of free of cost plastic and mold supplied by plasto manufacturers in its job charges। तो यहाँ पे बता रहा है जो सुदामा इंडस्ट्रीज को इशू कर रहा है प्लास्टो मैन्युफैक्चरर, जो 4 लाख का प्लास्टिक है एंड 50,000 का मोल्ड, तो वहां पे वो उसका जो जॉब चार्जेस में उसको इंक्लूड करेगा क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आज पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के हिसाब से उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सबसेक्शन 2 उसका क्लॉज बी बता रहा है अगर अगर कुछ सप्लाई का ओब्लिगेशन होता है, मीन सप्लाई वहां पे लाइबल टू पे होता है, बट रेसिपिएंट अगर उसको पेड कर देता है बाद में वो उसको रिटर्न बैक कर देता है, मीन उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, किसके साथ, वैल्यू के साथ इंक्लूड कर देते हैं, अगर वो सप्लाईज का ओब्लिगेशन होगा। बट यहाँ पे ये जो जॉब वर्कर है उसका कोई भी ओब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सिचुएशन में वो टैक्स नहीं देगा, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में टैक्स नहीं देगा, चाहे उसको सप्लाई अगर मानेंगे तो वहां पे टैक्स नहीं देगा, अगर सप्लाई भी नहीं मानेंगे तो वहां पे टैक्स नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई जो जॉब वर्कर का कोई भी यहाँ पे ओब्लिगेशन नहीं है। अगर ओब्लिगेशन होता है तो वहां पे ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है तो उसको इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे सप्लाई का ओब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए इसको हम जॉब चार्जेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, जॉब चार्जेस में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपका पूरा खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, आलोक प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे आलोक प्राइवेट लिमिटेड वो एक रजिस्टर मैन्युफैक्चरर है, एंड वो सेंड कर रहा है स्टील कैबिनेट वर्थ 50 लाख ऑन ए डिलीवरी चालान टू मेसर्स प्रेम टूल्स एक रजिस्टर जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क ऑन 28 जनवरी। तो यहाँ पे मेनली आलोक प्राइवेट लिमिटेड वो सेंड कर रहा है क्या स्टील कैबिनेट सेंड कर रहा है किसको, एक जॉब वर्कर प्रेम टूल्स को। तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आलोक प्राइवेट एपी लिख लेते हैं, एंड एपी सेंड करता है किसको, जॉब वर्कर है यहाँ पे प्रेम टूल्स पीटी को, यहाँ पे मेनली सेंड कर देता है 50 लाख का यहाँ पे स्टील कैबिनेट जॉब वर्क बेसिस में सेंड कर देता है, एंड कब सेंड करता है, ये है 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को वो सेंड कर रहा है, सिंपल है। उसके बाद क्या दिया है, द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑन ए मेटल फ्रेम एंड सेंडिंग दी माउंटेड पैनल बैक टू आलोक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे वो जो जॉब वर्कर का काम क्या है, जॉब वर्कर का काम है कि वो जो स्टील कैबिनेट में वो एक माउंटिंग करेगा, ठीक है, वो एक माउंटिंग करेगा मेटल फ्रेम उसमें घुसाएगा, उसके बाद वो सेंड करेगा उसको माउंटेड जो पैनल को वो रिटर्न बैक करेगा, ठीक है, वो सब प्रोसेस रहता है, जहाँ पे क्या होता है कि वो कैबिनेट देगा उसके साथ वो मेटल फ्रेम उसके साथ माउंटिंग करेगा, उसके बाद वो उसको रिटर्न बैक कर देगा, ठीक है, जॉब वर्कर का काम यही होगा, ये जो जॉब वर्क क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय फ्रेम एंड टूल्स। तो मेनली वो जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है जो मेटल फ्रेम है, वो मेटल फ्रेम मेनली कौन देगा, ये जो जॉब वर्कर फ्रेम टूल्स देगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये स्टील कैबिनेट यहाँ से सेंड किया, स्टील कैबिनेट है ऐसे है, एंड इसमें एक मेटल फ्रेम चाहिए, ठीक है, एंड ये मेटल फ्रेम कौन दे रहा है, ये जो फ्रेम टूल्स ये मेटल टूल्स दे रहा है, उसके बाद उसको अटैच करके वो रिटर्न बैक कराएगा metal tools, and frame tools has agreed to a consideration 5 lakh for the entire mounting activity including the supply of metal frame। तो यहाँ पे मैंने जॉब चार्जेस वो फ्रेम टूल्स बोल रहा है टोटल 5 लाख लूंगा मैं, एंड इंक्लूडिंग जो भी मेटल फ्रेम का काम चल रहा है उसको भी इंक्लूड करके 5 लाख टोटल जॉब चार्जेस लेगा वो, ठीक है, मीन्स मटेरियल को इंक्लूड करके 5 लाख वो जॉब चार्जेस लेगा। उसके बाद मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे ये मेनली 5 लाख इसको देगा, ठीक है, 5 लाख यहाँ पे जॉब चार्जेस लेगा इंक्लूडिंग जो भी मेटल फ्रेम है उसमें यूज हुआ है।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी मेटल वेस्ट इज जनरेटेड विच इज सोल्ड बाय फ्रेम टूल्स फॉर 45,000। तो यहाँ पे वो जो काम चल रहा था उसमें कुछ मेटल वेस्ट जनरेट हुआ है, एंड वो जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो 45,000 में सोल्ड किया है। कौन? ये जो जॉब वर्कर है ये वाला, ये फ्रेम टूल्स, ये मेनली 45,000 में मेटल वेस्ट वो मेनली सोल्ड किया है। ठीक है, मेटल वेस्ट मेनली सोल्ड किया है। उसके बाद क्या दिया है कि फ्रेम टूल्स sent the steel cabinet mounted on the metal frame to Alok Private Limited on 3rd December of the same financial year। तो वो उसको मेटल फ्रेम को अटैच करके वो उसको रिटर्न बैक कर रहा है जो कैबिनेट को ऑन 3rd दिसंबर को, सेम फाइनेंशियल ईयर में 3rd दिसंबर में। मीन्स यहाँ पे एक साल के अंदर मेनली रिटर्न बैक कर रहा है, टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे रिटर्न बैक कर रहा है। उसके बाद यह है कि अज्यूमिंग जीएसटी रेट ऑन द मेटल फ्रेम है 28%। तो जो यूज किया है मटेरियल तो उसका रेट है 28% जो भी मेटल फ्रेम है। एंड फॉर मेटल वेस्ट 12% है। मेटल वेस्ट जो 45,000 में सेल हुआ है उसमें 12% लगेगा। उसके बाद द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सर्विसेज, मेनली जो सर्विसेज जॉब चार्जेस के ऊपर, जो सर्विसेज के ऊपर 18% मेनली लगता है जीएसटी का रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स फ्रेम टूल्स। तो यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ फ्रेम टूल्स का क्या जीएसटी लाइबिलिटी होगा देखेंगे। ऑल्सो गिव योर रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ वैल्यू ऑफ कैबिनेट इन द जॉब चार्जेस फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय मेसर्स फ्रेम टूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रीजन देना पड़ेगा कि हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या एक्सक्लूड इंक्लूड कर रहे हैं? जो कैबिनेट में जॉब चार्जेस में इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तीन चीज हो रहा है। पहला चीज हो रहा है कि ये मेनली 50 लाख का एक स्टील कैबिनेट सेंड कर रहा है। ठीक है, जॉब वर्क के लिए 50 लाख का सेंड कर रहा है कैबिनेट। एंड वो क्या कर रहा है, उसके साथ वो अटैच जब काम करता है तो उसमें वो मेनली एक मेटल फ्रेम को यूज करता है। कौन? ये जो जॉब वर्कर उसको एक मेटल फ्रेम के साथ यूज करता है, वो जॉब वर्कर में यूज करता है। एंड वो जॉब चार्जेस यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है 5 लाख। ये हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बोला है कि वो जो प्रोसेस में जॉब वर्कर में यहाँ पे एक मेटल वेस्ट जनरेट हुआ है जिसका वैल्यू वो सेल किया है 45,000। तो ये दो चीज है। एंड तीसरा जो मैं बोला था मेनली वही जो यूज किया है यहाँ पे मेटल फ्रेम यूज किया है। कौन? ये जॉब वर्कर, ये जॉब चार्जेस में यूज किया है एक मेटल फ्रेम में। तो ये तीनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहले तो जो भी स्टील कैबिनेट में वो जो सर्विस चार्ज कर रहा है 5 लाख, तो वो उसको जॉब चार्जेस मानेंगे एंड उसको सर्विसेज मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जब हम शेड्यूल 2 देखे थे सेक्शन नंबर 7 में, अगर जॉब वर्कर का काम होगा तो वहां पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहां पे होगा वहां पे सर्विसेज का रेट लगेगा एंड उसमें वो मटेरियल यूज कर सकता है। जैसे मेटल फ्रेम वो यूज किया है तो मेटल फ्रेम को हम ऐसे इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, वो जॉब चार्जेस के साथ इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए ओनली यहाँ पे जो जॉब चार्जेस 5 लाख है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स देगा एट द रेट ऑफ 18%। एंड दूसरा चीज यहाँ पे वो मेटल फ्रेम को उसमें इंक्लूड हो जाता है क्योंकि वो जॉब वर्कर मटेरियल यूज कर सकता है किसके साथ? जॉब के साथ मटेरियल यूज कर सकता है। तो इसलिए मेटल फ्रेम उसके साथ आ जाएगा जॉब चार्जेस के साथ। एंड दूसरा जो भी मेटल वेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो 45,000 यहाँ पे जनरेट हुआ है, उसको वो सेल किया है। एंड सेल जब करेगा तो मेटल वेस्ट के ऊपर यहाँ पे रेट क्या रहेगा? 12% रहेगा। तो यहाँ पे दो दो टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो 5 लाख के ऊपर देना पड़ेगा 18% एंड यहाँ पे 45,000 के ऊपर 12% देना पड़ेगा। तो नीचे आ जाइए, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे जॉब वर्कर कितना देगा। तो पहले ये जो जॉब वर्कर के ऊपर जॉब वर्क के ऊपर यहाँ पे जॉब वर्क है 5 लाख एंड इसके ऊपर 18%। तो कितना होगा यहाँ पे? 5,90,000 है। यहाँ पे टैक्स है रुपीज यहाँ पे। एंड दूसरा यहाँ पे है जो मेटल वेस्ट है वो है 45,000, इसके ऊपर लगेगा 12%। तो कितना होगा? तो ये होगा यहाँ पे 5,400। तो टोटल कितना हो रहा है टैक्स देगा ये जो फ्रेम टूल्स जॉब वर्कर है? 95,400। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। तो यहाँ पे है बेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो इंस्ट्रक्ट इट्स सप्लायर टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइजेस हु इज ए जॉब वर्कर आउटसाइड इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑन द गुड्स। तो यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर है वो मेनली वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका जो भी सप्लायर है एंड इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तुम राजेश एंटरप्राइजेस जो कि है जॉब वर्कर उसको आप डायरेक्टली सप्लाई कर दीजिए। एंड वो जो राजेश एंटरप्राइजेस वो आउटसाइड दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस मेनली वो जॉब वर्कर का काम करने के लिए वो बोला है। मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेदी एंटरप्राइजेस है एंड यहाँ पे सप्लायर है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर है
एंड यहाँ पे बेदी एंटरप्राइजेस है, एंड यहाँ पे ये बेदी एंटरप्राइजेस बोल रहा है कि तुम डायरेक्ट राजेश एंटरप्राइजेस को सप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सप्लाई कर दीजिए, कुछ इंस्ट्रक्ट कर है कुछ गुड्स सप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड वो कब सप्लाई करता है, the goods were sent by supplier on 10th April and were received on job worker on 15th April। तो यहाँ पे वो गुड्स सप्लाई कर रहा है 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल को वो सप्लाई कर रहा है, बट वो रिसीव कर रहा है 20th अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली सप्लाई कर देगा तो वहां पे जिस दिन से वो रिसीव करता है, जॉब वर्कर जिस दिन से रिसीव करता है, तो वहां पे उसका पीरियड देखेंगे। यहाँ पे गुड्स है ना, हाँ यहाँ पे कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर वहां से देखेंगे, ठीक है। 15th अप्रैल है, सॉरी ये 20th अप्रैल नहीं है, 15th अप्रैल है, ठीक है। 15th अप्रैल से वो रिसीव किया है। उसके बाद और क्या दिया है, राजेश एंटरप्राइजेस कैरिड आउट जॉब वर्क बट डिड नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स टू देयर प्रिंसिपल बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे वो उसमें जॉब वर्कर का काम करता है, बट वो जो कैपिटल गुड्स को रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो रिटर्न करना था किसको, यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर है, तो इसको वो रिटर्न कर रहा था, बट वो रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। जॉब वर्कर का काम करके रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि वेदर बेदी मैन्युफैक्चरर आर एलिजिबल टू रिटर्न दी आईटीसी अपहेल्ड बाय देम ऑन कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे जो बेदी मैन्युफैक्चरर है, जब वो कैपिटल गुड्स सेंड किया था तो वहां पे वो आईटीसी अपहेल कर दिया था, तो उसको वो अभी भी रिटर्न कर पाएगा क्या, रिटर्न कर पाएगा क्या अभी भी? अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है, वो जो जॉब वर्कर अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है, तो यहाँ पे अभी भी वो आईटीसी जो भी क्लेम किया था उसको वो रिटर्न कर पाएगा क्या, मीन्स उसको अभी भी अपहेल कर पाएगा क्या, रख पाएगा क्या? एंड व्हाट एक्शन अंडर जीएसटी एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय बेदी मैन्युफैक्चरर। तो जीएसटी के हिसाब से यहाँ पे कौन सा एक्शन लेगा बेदी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और है क्या, हाँ उसके बाद व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्लेस ऑफ कैपिटल गुड्स jigs and fixtures are supplied to the job worker and the same has not returned back to the principal। तो यहाँ पे अगर कैपिटल गुड्स की जगह अगर यहाँ पे हो जाएगा जिग्स या फिक्सचर एंड उसको अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, वहां पे आपका आंसर क्या होगा? तो पहले हमारा जो क्वेश्चन है, अगर वो रिटर्न बैक नहीं करता है तो क्या होगा? मेनली रिटर्न बैक जब मैन्युफैक्चरर ऑफ कैपिटल गुड्स जब सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में, मीन जो प्रिंसिपल के बिहाफ में, अगर वो सप्लाई डायरेक्टली सेंड कर देता है जॉब वर्कर के पास, एंड यहाँ पे जॉब वर्कर है ये जो राजेश एंटरप्राइजेस, तो जॉब वर्कर को वहां पे रिटर्न करना पड़ेगा प्रिंसिपल को 3 ईयर के अंदर कैपिटल गुड्स। एंड ये 3 ईयर कहां से लेंगे, जिस दिन वो रिसीव किया है, मीन यहाँ पे 15 अप्रैल से हम 3 ईयर काउंट करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वो रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो उसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि वो जब सप्लाई किया था तो वहां पे वो आईटीसी क्लेम कर दिया था, जब वो सप्लाई किया था तो वहां पे वो आईटीसी क्लेम कर दिया था। बट अगर यहाँ पे 3 ईयर के अंदर अगर वो रिटर्न बैक नहीं कर रहा है, तो वहां पे उसको रियल सप्लाई मानेंगे, एंड वो जो आईटीसी क्लेम किया था तो उसको वो टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स उसको देना पड़ेगा, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। एंड ये जो 3 ईयर कहां से काउंट होगा, 15 अप्रैल से ये 3 ईयर काउंट होगा। ये 3 ईयर के अंदर अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो वहां पे उसको टैक्स देना पड़ेगा जो भी आईटीसी क्लेम किया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में पूछा है, अगर वो जिक्स या फिक्सचर होगा कैपिटल गुड्स की जगह, तो वहां पे वो रिटर्न कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिक्स एंड फिक्सचर का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वो जब तक है तब तक रख सकता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहां पे वो क्लेम जो भी आईटीसी किया था उसको रिटर्न कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न कर पाएगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगा। सिंपल है यहाँ पे। तो पहले सिचुएशन में रिटर्न नहीं कर पाएगा, सेकंड सिचुएशन में वो रिटर्न कर पाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है, जो भी है जॉब वर्कर का ट्रीटमेंट जो होता है जॉब वर्क, तो वो खत्म हो जाता है। उसमें चलो चलते हैं नेक्स्ट है असेसमेंट एंड ऑडिट को। तो उसके बाद चलो असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर शुरू करेंगे, ये रहेगा सेकंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज। तो ये जो पार्ट में उसका रहेगा सेकंड पार्ट, ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट। इसमें इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आपका जो भी क्वेश्चन आंसर के तरफ। तो इलस्ट्रेशन को आ जाइए। तो यहाँ पे है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे दिया है कि एबीसी लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो मेनली सप्लाई कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल, ठीक है। व्हाइल supplying the equipment, ABC Limited is not sure about the rate of IGST applicable on such supplies, that is 18% और 28%। जब वो सप्लाई कर रहा था तो उसको पता नहीं है कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर 18% लगेगा या 28% लगेगा। तो ये रेट में मेनली उसको डाउट होता है कि एक्चुअली 18% लगेगा या 28% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस एबीसी लिमिटेड इन दिस सिचुएशन। तो आपको एडवाइस देना पड़ेगा ये सिचुएशन में एबीसी लिमिटेड क्या करेगा। तो जब रेट को लेकर डाउट होता है तो वहां पे वो प्रोविजनल असेसमेंट प्रोविजनली अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन दे सकता है प्रोविजनल, एंड वहां पे वो प्रोविजनल ऑर्डर जब आएगा तो वहां पे फाइनलाइजेशन के लिए वेट करेगा। बट प्रोविजनल असेसमेंट के लिए उसको बॉन्ड सिक्योरिटी देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे उसको 18% में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनल 18% में यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा 18%, एंड वेट करेगा फाइनलाइजेशन तक, एंड बट उसको बॉन्ड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। उसके बाद
उसके बाद जब फाइनलाइजेशन होगा तो वहां पे अगर रेट एक्चुअली अगर फाइनलाइजेशन में अगर पता चलता है कि 28% अगर रेट होता है तो ये जो डिफरेंस के लिए उसको टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डिफरेंस के लिए टैक्स प्लस इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 18% अगर अगर उसका जो भी इनिशियली जो दिया था उसी हिसाब से अगर 18% देता है तो वहां पे तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे 28% हो जाता है तो वहां पे उसको एडिशनली टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, प्रोविजनली असेसमेंट के लिए आपका वो अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे ये जो प्रोविजनल असेसमेंट वो फाइनलाइजेशन तक वेट करेगा, यहाँ पे वही दिया है। ठीक है, जब ऑर्डर आएगा तो वहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोविजनल असेसमेंट के ऊपर एक इलुस्ट्रेशन था। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे इलुस्ट्रेशन है क्या। अगर इलुस्ट्रेशन होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। मेनली एग्जाम्पल जो होता है ना वो छोटा छोटा होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है। मेन है यहाँ पे इलुस्ट्रेशन। ठीक है, नहीं है लेट रिकैपिटुलेट आ गया है, मीन्स यहाँ पे आपका समरी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। टेस्ट योर नॉलेज। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में दिया है इज समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरली पास्ड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे कंपल्सरली रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में पास होता है क्या? रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में समरी असेसमेंट ऑर्डर कंपल्सरी पास होता है क्या? नहीं है, ऐसे नहीं है कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। बट अगर एक सिचुएशन है, स्पेशल सिचुएशन, जहाँ पे अगर गुड्स इन ट्रांसपोर्टेशन में है या कोई भी स्टोर हुआ है कोई भी वेयर हाउस में, तो वहां पे उसका अगर रियल जो भी ओनर अगर पता नहीं चलता है, अगर रियल ओनर पता नहीं चलता है, तो वहां पे उसका जो भी पर्सन इंचार्ज को हम मानेंगे उसका रजिस्टर्ड पर्सन, एंड उसके हाथ में हम टैक्स असेस करेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पे पूछा है कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन के हाथ में वो टैक्सेबल होगा क्या, मीन समरी असेसमेंट ऑर्डर होगा क्या? नहीं, कोई कोई सिचुएशन में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है या कोई भी अगर गुड्स इन ट्रांसपोर्टेशन और अगर वेयर हाउस में स्टोर है, तो वहां पे जो भी पर्सन इंचार्ज को हम मानेंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, एंड उसके हाथ में स्पेशल ऑर्डर जो समरी असेसमेंट ऑर्डर उसके अगेंस्ट में इशू हो जाता है। ठीक है, समरी असेसमेंट ऑर्डर उसके अगेंस्ट में इशू हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है whether principle of natural justice is must to be followed before passing assessment order against the unregistered person। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलो होता है क्या? जब पासिंग ऑर्डर करते हैं असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगेंस्ट एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में जब हम कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, तो वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हम मानते हैं या नहीं मानते? ऑब्वियसली मानते हैं, क्योंकि लास्ट चांस जो भी मरता है, डेथ होता है, उसको ही फांसी जहां पे देते हैं वहां पे भी देते हैं उसको, बट उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देना चाहिए ना। एंड यहाँ पे भी देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देते हैं, मीन्स उसको एक देते हैं, चांस देते हैं कि क्यों ना हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाए, उसको एक चांस देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर टैक्स का बर्डन डाल देते हैं तो वहां पे उससे पहले उसको एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देते हैं, एंड उसका बात सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बोला है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देते हैं या नहीं देते? हाँ देते हैं, क्योंकि जब टैक्स बर्डन उसके ऊपर बर्डन फिक्स हो जाता है तो वहां पे उसको एक उससे पहले एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन इन व्हाट केस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर में बी विथड्रॉन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो कौन सा केसेस में जब असेसमेंट ऑर्डर पास करता है प्रॉपर ऑफिसर तो वो विड्रॉ हो जाता है, वो विड्रॉ हो जाता है असेसमेंट ऑर्डर। तो दो सिचुएशन में मेनली विड्रॉ हो जाता है। पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स रिटर्न मींस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एंड दूसरा है आपका समरी असेसमेंट। तो ये दोनों सिचुएशन में मेनली असेसमेंट विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स रिटर्न या बेस्ट जजमेंट ऑर्डर जब आता है, तो वहां पे अगर उसका 30 डेज के अंदर जब वो सर्व्स होता है, ठीक है, जब वो सर्व्स होता है जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, उसका 30 डेज के अंदर ये अगर वैलिड रिटर्न पास कर देता है, मीन्स फर्निश कर देता है, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा ये जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, बट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेट फी या इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, उसके ऊपर लग जाएगा। ये था पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट में क्या होता है, जब इंटरेस्ट के रेवेन्यू की वजह से, रेवेन्यू ऑफ द प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द इंटरेस्ट की वजह से, जब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर जब यहाँ पे कमिश्नर के अप्रूवल में जब समरी असेसमेंट कराता है, तो वहां पे जो टैक्स पेयर अगर वो अप्लाई करता है किसको, जुडिशनल एडिशनल कमिश्नर या आपका जॉइंट कमिश्नर को अगर वो अप्लाई करता है, एंड वो 30 डेज के अंदर अगर अप्लाई करता है, उनको अगर लगता है कि यहाँ पे इरोनियसली यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर उसके ऊपर पास हुआ है, समरी असेसमेंट ऑर्डर, तो वहां पे वो उसको विड्रॉ कर देंगे, एंड उसका टैक्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आज पर सेक्शन नंबर 73 74 के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। एंड अगर समरी असेसमेंट लगता है किसको, जो आपका ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को अगर लगता है यहाँ पे इरोनियसली यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, तो वहां पे भी वो
ओन मोशन में उसको विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ओन मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, समरी असेसमेंट में मेनली रेवेन्यू को अब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर से वो मेनली असेसमेंट समरी असेसमेंट ऑर्डर इंपोज करता है, ठीक है, लगाता है। बट अगर वो टैक्स पेयर अगर अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है किसको, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो भी जुडिडिक्शनल है, उसी जुडिडिक्शन में जो भी होते हैं ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, अगर उसको अप्लाई करते हैं 30 डेज के अंदर, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे इरोनियसली यहाँ पे लगा है ये जो समरी असेसमेंट ऑर्डर, तो वो विड्रॉ कर देंगे एंड उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा एज पर सेक्शन नंबर 73 74 के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा, सिंपल है। एंड अगर उनको ओन मोशन भी वो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे दो सिचुएशन, पहला है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर या असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स रिटर्न, दूसरा है समरी असेसमेंट, तो वहां पे विड्रॉ हो सकता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है explain the difference between audit by tax authorities under section number 65 and special audit under section number 60। तो यहाँ पे आपका ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड दूसरा है स्पेशल ऑडिट। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज सेक्शन नंबर 65 में एंड स्पेशल ऑडिट जो कि है सेक्शन नंबर 66। तो पहले हम देखेंगे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज जो कि है सेक्शन नंबर 65। तो 65 में जब कमिश्नर या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर जो भी कमिश्नर बोलेगा, तो वहां पे मेनली उसका पावर है कि वो ऑडिट करा सकता है, ठीक है, वो ऑडिट करा सकता है विद इन सच टाइम प्रेस्क्राइब और मैनर, वो सब प्रेस्क्राइब होगा, वो दिक्कत का बात नहीं है। बट यहाँ पे ऑडिट होगा 3 मंथ के लिए ऑडिट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट जब से कमेंस हुआ है तो उसका 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कमिश्नर चाहे तो वहां पे एक्सटेंड कर सकता है फर्दर 6 मंथ, ठीक है। तो ये होता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एग्रीगेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है स्पेशल ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिट मेनली आपका कौन देता है, यहाँ पे जो आपका रहता है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर ऑन द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, वो मेनली क्या करेगा, ये कराएगा ये जो आपका स्पेशल ऑडिट। एंड ये कब होता है, जब नेचर ऑफ बुक्स या जो भी अकाउंट्स को देखकर वो मेन स्पेशल ऑडिट कराता है। जब आप वैल्यू जो भी डिक्लेयर किए हैं वो वैल्यू अगर कम डिक्लेयर किए हैं या आईटीसी अगर ज्यादा क्लेम किए हैं, तो वहां पे मेनली स्पेशल ऑडिट होता है। स्पेशल ऑडिट मेनली 90 डेज के लिए होता है, फर्दर अगर वो चाहे तो एक्सटेंड हो सकता है आपका फर्दर 90 डेज के लिए, ठीक है, फर्दर 90 डेज के लिए वो एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। एक्सप्लेन द recourse that may be taken by the officer in case of proper explanation is not furnished for the discrepancy detected in the return file while conducting the scrutiny of return under section of 61 of the CGST Act। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या रिकोर्स है, ठीक है, क्या क्या प्रोटेक्शन है किसके पास, ऑफिसर के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास क्या क्या प्रोटेक्शन है जब वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है या कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर वो डिटेक्टेड करता है इन द रिटर्न फाइल बाय द आरसीजी। कौन सा रिटर्न है, जब स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न जब होता है तो वहां पे फाइल होता है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर सही से नहीं देता है, कौन यहाँ पे जो टैक्स पेयर अगर सही से रिटर्न नहीं फाइल करता है या एक्सप्लेनेशन नहीं देता है या कोई भी डिस्क्रिपेंसी भूल यहाँ पे अगर उसको पता चलता है, तो वहां पे क्या क्या उसके पास एक्शन है या रिकोर्स है या कोई भी प्रोटेक्शन क्या क्या है। तो 4 प्रोटेक्शन है। पहला है वो उसका ऑडिट कराएगा, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी जो कि सेक्शन 165। दूसरा है स्पेशल ऑडिट कराएगा। तीसरा है यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्च सीजर करा सकता है। चौथा है उसका टैक्स कैलकुलेशन करेगा अंडर सेक्शन नंबर 73 74। तो 4 एक्शन है। पहला है टैक्स अथॉरिटीज का ऑडिट है, दूसरा है स्पेशल ऑडिट, तीसरा है इंस्पेक्शन सर्च सीजर, या लास्ट है टैक्स कैलकुलेशन करेगा अंडर सेक्शन नंबर 73 74। सिंपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि write a brief note on summary assessment in certain special cases as per the section number 64 of the CGST Act। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समरी असेसमेंट के ऊपर कौन सा स्पेशल केस में लगता है, आप एक स्पेशल ब्रीफ नोट बताइए। तो मैं हम जब बताए थे पहले वो जो क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन में बताए थे, तो वहां पे बताए थे कि गलती बता दिए थे कि यहाँ पे जो आपका था कौन सा पार्ट है, यहाँ पे है जो स्पेशल केस जहाँ पे आपका 30 डेज के अंदर विड्रॉ हो जाता है। तो वहां पे बताए थे कि मेनली असिस्टेंट कमिश्नर अप्लाई करता है, नहीं वहां पे गलती बता दिए थे, मेनली बताए थे कि असिस्टेंट कमिश्नर वो अप्लाई करता है, अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर वो मेनली कराता है समरी असेसमेंट। बट यहाँ पे गलत बता दिए थे। मेनली एक्चुअल क्या होता है समरी असेसमेंट में, तो समरी असेसमेंट में मेनली क्या होता है कि जब जब आपका प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि वो जो रिटर्न एक्चुअल कोई भी टैक्स पेयर वो लायबल होता है टैक्स देने के लिए, बट अगर वो असेसमेंट ऑर्डर अगर वो पास होता है तो वहां पे लेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो नॉर्मली रिटर्न पास करता है या असेसमेंट ऑर्डर अगर पास करेगा तो वहां पे एडवर्सली अफेक्ट होगा आपका रेवेन्यू को, तो वहां पे वो बोलता है कि समरी असेसमेंट जल्दी जल्दी समरी असेसमेंट करा देता है तो उसका, ठीक है। मेन यहाँ पे रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर शॉर्ट में देखेंगे रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली वो लाइबल होता है, कोई भी टैक्स पेयर वो लाइबल होता है। बट अगर वो लेट हो जाएगा रिटर्न जब ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर जब पास करेगा नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर, तो वहां पे लेट हो जाएगा, तो उसके लिए वो एक समरी असेसमेंट करा देता है यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर। बट वहां पे वो अप्रूवल किससे लेता है, ज्वाइंट कमिश्नर या आपका एडिशनल कमिश्नर से वो मेनली अप्रूवल लेता है।
ठीक है, अप्रूवल मेनली लेता है। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ हो सकता है अगर टैक्स पेयर वो 30 डेज के अंदर जब ऑर्डर आता है तो उसका 30 डेज के अंदर अगर वो अप्लाई करता है किसको, जुडिशनल ज्वाइंट कमीशन या एडिशनल कमिश्नर को अगर अप्लाई करता है तो वहां पे अगर वो देखते हैं अगर वहां पे इरोनियस ऑर्डर पास हुआ है तो वहां पे वो विड्रॉ कर देंगे, या उनका ओन मोशन में भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। जहां पे वो विड्रॉ करेंगे तो वहां पे उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा अंडर सेक्शन नंबर 73 74 में उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा। उसके बाद अगर कोई भी गुड्स अगर ट्रांसपोर्टेशन में है या अगर कोई भी वेयर हाउस में स्टोर है तो वहां पे जो भी पर्सन इंचार्ज तो उसके हाथ में हम समरी असेसमेंट कराएंगे एंड उसको हम मानेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मेनली समरी असेसमेंट ऑर्डर कराएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 से, सिंपल था, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मेनली ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हम इसको अच्छे से रिवीजन क्लास में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कुलभूषण एंड सन्स हैव एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ए कंसाइनमेंट सर्टेन टैक्सेबल गुड्स। तो यहाँ पे कुलभूषण सन्स वो मेनली एंटर करता है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल गुड्स का कंसाइनमेंट सेंड करने के लिए। However, since it is unable to determine the value of the goods to be supplied by it, बट वो unable होता है, मीन्स वो रेट क्या लेगा वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स, सॉरी वैल्यू ऑफ गुड्स वो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, unable to determine the value of goods. It applies for payment of tax on such goods on a provisional basis along with the required documents in support of its request. तो इसीलिए वो अप्लाई करता है फॉर प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल बेसिस में टैक्स देने के लिए वो मेनली प्रोविजनल ऑर्डर पास करने के लिए वो मेनली यहाँ पे अप्लाई करता है प्रॉपर ऑफिसर के पास विथ रिक्वायर्ड जो भी रिक्वेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट है वो सब वहां पे सबमिट कर दिया है। उसके बाद ऑन 12 जनवरी में द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स मीन CGST issues an order allowing payment of taxes on provisional basis indicating the value on the basis of which assessment is allowed on provisional basis। तो यहाँ पे मेनली ऑन 12 जनवरी में ऑर्डर आ गया, असेसमेंट ऑर्डर किसका आ गया, आपका मेनली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CGST का आ गया है कि आप प्रोविजनल बेसिस में दे सकते हैं, ठीक है, प्रोविजनल बेसिस में दे सकते हैं। एंड द अमाउंट फॉर व्हिच द बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी इज टू बी फर्निश्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड एक जो भी अमाउंट है वहां पे बॉन्ड आप सप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड मीन्स उसके साथ जाएगा प्लस आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फर्निश होगा, ठीक है। तो प्रोविजनल बेसिस में दे सकते हैं प्लस बॉन्ड सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कुलभूषण एंड सन्स कंप्लाइज विद द सेम एंड सप्लाई द गुड्स ऑन 25 जनवरी देयरआफ्टर पेइंग टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड कंसाइनमेंट ऑन 19 फरवरी। तो यहाँ पे कुलभूषण मेनली क्या कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है जो भी सब प्रोसीजर प्रोविजनल बेसिस के लिए एंड वो मेनली गुड्स सप्लाई कर रहा है 25 जनवरी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, 25 जनवरी में सप्लाई कर रहा है एंड प्रोविजनल बेसिस में क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट ऑन 19 फरवरी, ठीक है, उसको टैक्स पेमेंट कर रहा है 19 फरवरी। 25 जनवरी में मेनली गुड्स सप्लाई कर रहा है, कंसाइनमेंट सप्लाई कर रहा है, बट पेड कर रहा है टैक्स प्रोविजनल बेसिस में 19 फरवरी में, ठीक है। उसके बाद consequent to the final assessment order passed by the assistant commissioner of central tax on 21st March, a tax 1,80,000 becomes due on the consignment। तो यहाँ पे जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है तो वहां पे पता चलता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जब CGST जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जब पास होता है तो वहां पे पता चलता है कि जो भी पास होता है 21 मार्च में तो वहां पे 1,80,000 का टैक्स बिकम ड्यू, मीन्स यहाँ पे ये जो कुलभूषण को 1,80,000 का टैक्स देना है, कम हुआ है यहाँ पे टैक्स, ठीक है, कम टैक्स यहाँ पे वो पेमेंट किया है एक्चुअली, तो उसको और देना पड़ेगा 1,80,000, मीन्स यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुलभूषण एंड सन्स पेड द टैक्स ड्यूज ऑन 19 अप्रैल, डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल इफ एनी बाय कुलभूषण एंड सन्स इन द अबव केस। तो यहाँ पे कुलभूषण एंड सन्स वो पे कर रहा है 19 अप्रैल में, 9 अप्रैल में एक्चुअली पेमेंट कर रहा है टैक्स जो भी शॉर्ट पेमेंट। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट कोई भी ड्यू है क्या, इंटरेस्ट कोई भी ड्यू है क्या, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली पेमेंट कर रहा है 9 अप्रैल को, ठीक है, 9 अप्रैल को एक्चुअली पेमेंट कर रहा है। उसके बाद assuming all other fact remaining same, तो ये तो अलग क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को हम आंसर बता देते हैं। तो पहले जब प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो वहां पे हम वेट करते हैं आपका फाइनल असेसमेंट तक। तो फाइनल असेसमेंट में अगर पता चलता है कि आप जो भी प्रोविजनल अमाउंट पेमेंट किए हैं अगर आप शॉर्ट पेमेंट कर देते हैं तो वहां पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, 18% इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा, जब आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट का नेक्स्ट डेट से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। आप वहां पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले या बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम। अगर शॉर्ट पेमेंट होता है तो वहां पे जिस दिन ड्यू डेट होता है गुड्स सप्लाई करने का उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें 25 में उसका है गुड्स एक्चुअली सेंड कर रहा है, तो 25 जनवरी का ड्यू डेट अगर देखेंगे 20 फरवरी, 20 फरवरी है उसका ड्यू डेट, टिल कब तक वो पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे 9 अप्रैल तक वो पेमेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे काउंट करें कितना दिन है, यहाँ पे कितना दिन है, यहाँ पे 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 31, तो टोटल यहाँ पे 48 डेज यहाँ पे लेट में पेमेंट किए हैं, ठीक है, 48 डेज लेट में वो पेमेंट किए हैं। तो 48 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,80,000, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 18%,
मल्टीप्लाई हो जाएगा 48/365। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो यहाँ पे टोटल उसको 4,261 रुपीज उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, किसको? यहाँ पे कुलभूषण एंड सॉन को यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या बोला है कि assuming all other facts remaining same, if the consequent to the final assessment order passed on 21st March, a tax of 4,20,000 becomes refundable on the consignment, refund of which applied by Kulbhushan and Sons on 9th April and tax was refunded to each on 5th June. Determine the interest receivable if any by Kulbhushan and Sons in the given case. तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपका आंसर क्या होगा अगर यहाँ पे जो सिचुएशन अलग हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन अगर उल्टा हो जाएगा। पहला सिचुएशन में था कि शॉर्ट पेमेंट अगर हो जाता है 1,80,000, बट सेकंड सिचुएशन में बोला है अगर एक्सेस पेमेंट यहाँ पे हो जाता है, एक्सेस पेमेंट अगर हो जाता है 4,20,000 का एक्सेस पेमेंट हो जाता है, मीन्स रिफंड का सिचुएशन एराइज हो जाता है, तो वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? तो जब रिफंड का सिचुएशन होता है ड्यू टू आपका प्रोविजनल असेसमेंट, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट अगर 60 डेज के अंदर अगर वहां पे रिफंड नहीं क्लेम करता है, जब ये अप्लाई करता है 9th अप्रैल को अप्लाई करता है, तो 9th अप्रैल का 60 डेज के अंदर अगर वो रिफंड नहीं देते, उसका 60 डेज के अंदर अगर वो रिफंड क्लेम नहीं देते हैं, ठीक है, रिफंड मीन्स अगर नहीं करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, 9th अप्रैल जब वो अप्लाई करता है रिफंड के लिए जो आरसीसी, तो वहां से 60 डेज के अंदर अगर वो रिफंड क्लेम नहीं करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट लग जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे वो रिफंड एक्चुअली कब दे रहे हैं, 5 जून में रिफंड ऑर्डर दे रहे हैं, 5 जून में रिफंड ऑर्डर दे रहे हैं, तो 5 जून मेनली आपका 60 डेज के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर नहीं देते तो वहां पे इंटरेस्ट 6% लग जाता है, एंड इंटरेस्ट का डे कहाँ से काउंट होगा, जब आपका 60 डे एक्सपायरी होगा, मीन नेक्स्ट डे 61 डेज से काउंट हो जाएगा टिल डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 5 जून में वो मेनली पेमेंट कर रहे हैं, रिफंड ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सेकंड सिचुएशन में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे ये जो असेसमेंट एंड ऑडिट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो वहाँ पे और भी आपका जो भी कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोविजन भी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो उसके बाद चलो चलते हैं इंस्पेक्शन, शॉर्ट सीजर एंड अरेस्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 18 रहेगा, एंड हमारा आज का वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसमें कोई भी इलुस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पढ़िए आप लोग, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन व्हिच एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस इज अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 71। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सिचुएशन जहाँ पे एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस इज अलाउड। उसके बाद ऑल्सो लिस्ट आउट द रिकॉर्ड्स which are to be produced during the access to business premises। तो यहाँ पे मेनली बोला है कि कौन सा सिचुएशन में एक्सेस करना बिजनेस प्रीमाइसेस जरूरी है। ठीक है, कहाँ पे अलाउड होगा एक्सेस करना बिजनेस प्रीमाइसेस, तो जब कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो वहां पे एक्सेस अगर करना जरूरी है बिजनेस प्रीमाइसेस, तो वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा, अलाउड हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सेस चाहिए तो वहां पे एक्सेस करने के लिए अलाउड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड पर्सन वो मेनली क्या करेगा, गुड्स एंड डॉक्यूमेंट एंड कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अकाउंट, सब कुछ वहां पे मेनली चेक करते हैं। एंड जो भी रजिस्टर्ड पर्सन वो मेनली कोऑपरेट करेगा, मींस प्रोड्यूस करेगा जो भी सब चाहिए उनको डॉक्यूमेंट। एंड अगर वहां पे स्पेशल ऑडिट चल रहा है तो वहां पे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को वो जो रजिस्टर्ड पर्सन सब कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रोड्यूस करेगा। मेनली वहां पे क्या चेक करते हैं, तो वहां पे चेक करते हैं 6 चीजें। पहला है अगर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड अगर मेंटेन हुआ है, ठीक है, मेंटेन हुआ है। उसके बाद दूसरा है ट्रायल बैलेंस या इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स विद ऑडिटेड ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स रहेगा। उसके बाद रहेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, एंड लास्ट कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अंडर सीजीएसटी एक्ट आज में भी प्रेस है। ठीक है, 6 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेनली वो चेक करते हैं। पहला है कोई भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट मेंटेन जो भी होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स, कॉस्ट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 69 टू ए पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। तो यहाँ पे मेनली पूछा है कि जब अरेस्ट होता है तो वहां पे जिस पर्सन का अरेस्ट होता है तो वहां पे क्या क्या उसके पास सेफगार्ड रहता है अंडर सेक्शन नंबर 69 में जो अरेस्ट होता है। तो मेनली अरेस्ट दो सिचुएशन में होता है, पहला है कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है। तो पहला है अगर कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है तो वहां पे जिस पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मीन रीजन देना पड़ेगा, प्लस 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है। उसके बाद अगर नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है तो वहां पे बेल में उसको अलाउ होता है। अगर बेल नहीं जाता है तो वहां पे उसको कस्टडी देना पड़ेगा, किसको, तो आपका मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सब अरेस्ट होता है, ऑल अरेस्ट वो कैसे होगा, आज पर दी प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से वो अरेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अरेस्ट का
सीजीएसटी एक्ट में कोई भी अभी तक वहां पे डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी प्रोविजन नहीं है ऐसे डायरेक्टली, मीन्स अरेस्ट किसको बोलेंगे, कैसे करेंगे, अगर प्रोविजन नहीं है तो वहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये होता है जब अरेस्ट होता है कोई भी बंदा, तो ये सब रहता है उसका सेफगार्ड। उसके बाद है हु कैन ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, कैरी आउट करेगा इंस्पेक्शन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, मेनली यहाँ पे होता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन मेनली कौन देता है, नॉट द बिलो रैंक ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर। तो ज्वाइंट कमिश्नर या उससे ज्यादा जो भी ऑफिसर है रैंक, तो वो मेनली ऑर्डर देते हैं कोई भी ऑफिसर को, या खुद यहाँ पे वो इंस्पेक्शन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बट वहां पे मेनली इंस्पेक्शन कब करेंगे, मीन्स कैसे करेंगे, जब उसको रीजन ऑफ बिलीव होता है, मीन्स अगर उनको लगता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर वो सप्रेस कर रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्रेस मीन्स छुपाता है या सप्रेस कर रहा है कोई भी गुड्स, या अगर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहा है, या कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है अंडर सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट फॉर इवेडिंग द टैक्स। उसके बाद अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर है, ऑपरेटर है, वेयर हाउस है कीपर है या स्टोर कीपर है, अगर वो कोई भी गुड्स छुपाता है या डॉक्यूमेंट छुपाता है, एंड अगर उसका जो मेन रीजन है मेनली टैक्स चुराने के लिए फॉर इवेडिंग द टैक्स, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो मेनली यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। मेनली सप्रेसिंग द ट्रांजेक्शन, सप्रेसिंग द गुड्स, एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, एंड कोई भी वेयर हाउस कीपर या ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर या स्टोर कीपर अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट अगर छुपाता है फॉर इवेडिंग द टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पे हम इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे कौन सर्च एंड सीजर का ऑर्डर देगा, ठीक है, कौन सर्च एंड सीजर का ऑर्डर देगा। तो मेनली सर्च एंड सीजर का ऑर्डर वही जॉइंट कमिश्नर देता है, जब उसको रीजन टू विजिबल लगता है कि यहाँ पे सर्च एंड सीजर चाहिए, तो वहां पे वो सर्च एंड सीजर मेनली पावर देता है, ठीक है, ऑर्डर देता है सर्च एंड सीजर करने के लिए। तो यहाँ पे वही है, सर्च एंड सीजर देने का पावर जॉइंट कमिश्नर या उसका एबव वाला ऑफिसर के पास पावर है, वो खुद सर्च एंड सीजर कर सकता है या कोई भी अदर ऑफिसर को बोल सकता है कि सर्च एंड सीजर करने के लिए डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये सब मेनली सर्च एंड सीजर करते हैं, एंड बिजनेस प्रीमाइसेस भी सर्च एंड सीजर करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम अच्छे से जब रिवीजन करेंगे तो वहां पे अच्छे से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसका डिस्क्राइब द पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय एन ऑफिसर ड्यूरिंग ए वैलिड सर्च। तो यहाँ पे क्या क्या पावर होता है जब कोई भी ऑफिसर वो जब वैलिड सर्च में जाता है, तो जब सर्च में जाता है तो वहां पे जो रजिस्टर्ड पर्सन वो सब देगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट सब प्रोड्यूस करेगा, एंड जो भी सब बिजनेस प्रीमाइसेस ये मेनली अलाउ करेगा। अगर वो अलाउ नहीं करता है कोई भी रूम है तो वहां पे वो ब्रेक कर सकता है डोर, या कोई भी अलमीरा या उसमें अगर लगता है इसको डॉक्यूमेंट है उसको भी वो ब्रेक कर सकता है। जैसे दया के पास पावर होता है, वो दया दरवाजा तोड़ दो, तो वैसे इसके पास भी सब कुछ पावर है, अगर वो उसको एक्सेस करने के लिए नहीं देगा रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे वो क्या करेगा, उसको तोड़ सकता है। एंड तीसरा चीज, अगर कोई बिजनेस प्रीमाइसेस में अगर वो एक्सेस नहीं देगा, तो वहां पे अगर डिनाई करेगा तो वहां पे ये उसको सील कर सकता है, ठीक है, वो उसको सील कर सकता है। मेन बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ पे चाहे वो सब लेके आ सकते हैं, बट उनको लगना चाहिए, ऑब्वियस लगेगा तो वो लेके आएंगे ना। अगर वो बिजनेस मैसेज को एक्सेस नहीं देगा तो वहां पे वो उसको सील भी कर सकते हैं, ठीक है, सील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम समन हैज बीन इशूड। तो यहाँ पे जिस पर्सन को समन जाता है, तो वहां पे समन में नोटिस जहाँ पे जाता है, तो वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसको खुद हिमसेल्फ या कोई भी उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो जाके जाना पड़ेगा, उसको जीएसटी ऑफिसर के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, जो भी समन प्रोवाइड किया है, ठीक है, समन जो भी भेजा है उसके पास जाना पड़ेगा। उसके बाद समन में जो भी सब पूछेंगे उसको सब आपको देना पड़ेगा, मीन बताना पड़ेगा, एंड डॉक्यूमेंट जो भी बोलेंगे सबमिट करने के लिए सब कुछ मानना पड़ेगा। समन में जो भी सब बोलेंगे आपको, जो बोलना चाहिए था आपको सब कुछ सही बोलना पड़ेगा, ट्रूथ बोलना पड़ेगा, एंड जो भी सब डॉक्यूमेंट मांगे हैं सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा, या जो भी प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे सब कुछ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेनली कुछ 10 करते हैं इसमें ये जो समन में, तो आपको सब कुछ यहाँ पे सही बताना है, एंड सब डॉक्यूमेंट मेनली आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अरेस्ट। तो मीनिंग ऑफ अरेस्ट आप एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे तो आपका सीजीएसटी एक्ट में कोई भी मीनिंग ऑफ अरेस्ट नहीं है, बट अगर अरेस्ट देखेंगे किसको बोलते हैं, तो अरेस्ट मीन्स टेकिंग द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन अंडर एनी लॉफुल एक्शन। तो लॉफुल अथॉरिटीज के अंदर अगर कोई भी पर्सन को आप टेकिंग कस्टडी, कस्टडी उसका ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अरेस्ट। इन अदर वर्ड्स अरेस्ट कब बोलेंगे, एक पर्सन वो अरेस्ट हो गया जब उसका जो भी लिबर्टी या पावर जब खत्म हो जाता है, ठीक है, जब लिबर्टी पावर जब खत्म हो जाता है अगेंस्ट एनी लॉफुल अथॉरिटी, तो वहां पे वो अरेस्ट हो गया है। ये मेनली थ्योरी थी है, एंड हम थ्योरी पढ़ेंगे आपका रिवीजन चैप्टर में अच्छे से, बट अरेस्ट का मीनिंग सही है, जो भी हम बताए हैं उतना ही है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है state the circumstances when the proper officer can authorize arrest of any person under CGST Act। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस बताइए जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर आ जाता है कि वो अरेस्ट करने के लिए, मीन्स कुछ सिचुएशन बताइए जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो ये मेनली अरेस्ट करने के लिए वो सेक्शन आ जाता है जहाँ पे आप कोई भी डिफॉल्ट करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी एंड डी, और एक है
132 सबसेक्शन 2 में मेनली अगर ये वाला डिफॉल्ट अगर करेंगे एंड वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो वहां पे अरेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर। ये मेनली क्या बोल रहा है, ये सब सबसेक्शन मेनली बोल रहा है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस, या अगर इनवॉइस इशू कर रहे हैं विदाउट सप्लाई, अप्लाई कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस, या इनवॉइस इशू कर रहे हैं विदाउट सप्लाई, या अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बट आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, 3 मंथ ऑलरेडी एलप्स हो चुका है, एक्सपायरी हो चुका है, या अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं विदाउट सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन का वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो वहां पे आप अरेस्ट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर आपको। एंड ये जो अरेस्ट जो 2 करोड़ का लिमिट, अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करेंगे तो वहां पे ये वाला लिमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो वहां पे 2 करोड़ का लिमिट मिलेगा, बट अगर आप रिपीटेडली डिफॉल्ट करते हैं, ये सब जो भी काम करते हैं, तो वहां पे कोई भी 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली अरेस्ट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है ये चैप्टर, प्लस आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो आपको जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है। हमारा जो मेन फंडा है कि हम जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम में कंप्लीट करना है पूरा जीएसटी का क्वेश्चन आंसर प्लस आईडीटी पेपर का, क्योंकि कस्टम एफटीपी हम खत्म करेंगे। एंड यहाँ पे हम कम टाइम क्यों लगाएंगे, क्योंकि कम क्वेश्चन है ये, मेनली ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये मेनली आपका रिवीजन चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बट एक बार आप अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम सब कुछ क्वेश्चन किए हैं। एंड जहां टाइम ज्यादा लगाना था तो वहां पे लगाए हैं, जैसे आईटीसी चैप्टर, वैल्यूएशन चैप्टर, वो सब टाइम ज्यादा लगेगा, एंड वहां पे भी लगाए हैं, जैसे 3 घंटा 2 घंटा इससे लगाए हैं। एंड कस्टम में भी टाइम लगेगा, एंड इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर देना है, एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सी सत्यरंजन स्वाइन को, एंड इसको आप फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।